हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर महेश क्लासेस एंड स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, या मानव श्वसन तंत्र का चित्र एवं इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। यह वीडियो जो है सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए मान्य है और ये उपयोगी है उनके लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके जो पार्ट्स की, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो नासाद्वार को प्राथमिक अंग, नाक को प्राथमिक अंग श्वसन अंग कहा जाता है। मुख गुहा इसे द्वितीय श्वसन अंग कहा जाता है। इसके बाद में ग्रसनी होती हैं, ग्रसनी के बाद में कंठ, यहाँ पे लैरिंक्स होता है। फिर श्वास नली में उपास्थि वलय पाए जाते हैं सी आकार के, जो इसको पिचकने से रोकते हैं। फिर फुफ्फुस पाया जाता है, पसलियाँ होती हैं, नीचे डायफ्राम होता है, कुप्पिका कोष होता है, श्वसनिका होती है, श्वसनी होती है, और श्वसन श्वसनिकाओं के सबसे छोटे पार्ट होते हैं उनको कुप्पिका कहा जाता है। कुप्पिका जैसा आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर में गुब्बारे जैसी संरचना है, ये कुप्पिका है। यहाँ पर O2 व CO2 का आदान प्रदान किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय जो पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य होता है, उसे श्वसन कहा जाता है। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र को वैसे दो भागों में बांटा जा सकता है, श्वसन मार्ग और फेफड़े। लेकिन आरबीएससी की जो बुक है उसमें मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र पहला, दूसरा निचला श्वसन तंत्र, तीसरा श्वसन मांसपेशियाँ। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र आदि कार्य करते हैं, और जो निचला श्वसन तंत्र है उसमें मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुप्पिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। और तीसरा जो भाग है श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियों में मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम इसमें आता है। अब हम बात करते हैं श्वसन मार्ग। इस मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। इस मार्ग के निम्न भाग हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नासिका। यह पहला श्वसन अंग होता है। यह एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। यहाँ पर महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। श्वसन मार्ग, इस मार्ग से होकर जैसे वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। नासाद्वार, मनुष्य में एक जोड़ी नासाद्वार पाया जाता है जो वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती हैं। फिर आता है आगे नासापथ। प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर से नासापथ में खुलता है। वायु में मिश्रित धूल के कण एवं जीवाणु श्लेष्मा से चिपककर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्पंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती हैं। फिर आगे आता है ग्रसनी जैसा कि आप जानते हैं, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी एवं कंठ ग्रसनी। यहाँ मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, और नाक के द्वारा ली गई जो श्वास होती है वो नासाग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश होती हैं। यह एक एपिग्लोटिस जो होता है, घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि होती है जो श्वास नली एवं आहार नाल के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। यह एक ढक्कन की तौर पर कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु जो है वो श्वास नली में जाए तथा जो भोजन जो है वो आहार नली में जाए। इसके बाद में आगे आता है दोस्तों स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स भी कहा जाता है। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है जो लगभग 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। और स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। आगे आता है फिर दोस्तों कंठ। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। कंठ आगे श्वास नली में खुलता है। कंठ के बाद में श्वास नली, यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होते हुए वक्ष गुहा तक स्थित होती हैं। फिर आता है आगे निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में श्वसनी, श्वसनिका, कुप्पिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। श्वास नली ये करीब 5 इंच लंबी होती है, और ये इसमें आगे रेखित सी आकार के उपास्थि के छल्ले से बनी होती हैं। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं एवं इसे सदा खुला रखते हैं।
वक्ष गुहा में श्वास नली दाहिने तथा बाईं ओर दो भागों में विभाजित होकर अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की तरफ बढ़ाती है। फिर आगे आता है श्वसनी व श्वसनिका। श्वास नली अंत में दाईं ओर और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बढ़ जाती हैं। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती हैं। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। और ये छोटी छोटी सीमांत जो श्वसनिकाएँ होती हैं, बाद में एक वृक्षनुमा संरचना बनाती हैं और इनकी शाखाओं के अंतिम छोर पर गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिन्हें कुप्पिकाएँ कहा जाता है, में बढ़ जाती हैं। यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद आते हैं फेफड़े, फुफ्फुस। ये छोटे फेफड़ों में श्वसन आगे कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएँ कहते हैं। यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जिसमें विसरण द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान किया जाता है। और आगे जो बायां फेफड़ा, पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। दाहिना फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में बटा हुआ होता है। और प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जो लगभग 30 मिलियन कुप्पिकाएँ इसमें पाई जाती हैं। कुप्पिका एक कपनुमा संरचना होती है, जो सीमांत श्वसनिका के आखिरी सिरे पर पाई जाती हैं। कुप्पिका में सल की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं, जो केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। इसके बाद में अंतिम पार्ट आता है श्वसन मांसपेशियां। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से यह कार्य श्वसन के लिए मध्यपट उत्तरदायी है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है, जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। और मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होते फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं। इनके अतिरिक्त पसलियाँ में भी विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में मदद करती हैं। आगे आता है श्वसन मांसपेशियाँ। डायफ्राम का महत्व। इसका पहला जो महत्व है, गैसों के आदान प्रदान हेतु योगदान देता है। दूसरा, ये मांसपेशियाँ श्वास को लेने व छोड़ने में सहायता करती है। तीसरा, मध्यपट कंकाल पेशी का बना होता है, जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है। यह श्वसन के लिए उत्तरदायी है। मध्यपट के संकुचन से वायु नलिका से होते हुए फेफड़ों के अंदर प्रवेश होती है, अर्थात निःश्वसन की क्रिया होती है। मध्यपट के शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, अर्थात उच्च श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वसन की क्रिया विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार है। फुफ्फुसीय जो वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुप्पिका के मध्य एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट यानी एक मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता बनाता है और तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। श्वसन की जो ये प्रक्रिया है दोस्तों, 2 स्तरों पर संपादित होती है, जिसमें पहला है बाह्य श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुप्पिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। द्वितीय जो है आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। विसरण से आशय है कि जो गैसें जो होती हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होती हैं, इसे विसरण कहा जाता है। एक शब्द और है इसी से मिलता जुलता, परासरण। उसमें क्या होता है, प से परासरण यानी प से पानी, यानी जल अधिक सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे परासरण कहा जाता है। विसरण, विष गैस है तो विसरण का गैस से लिंक कर दो, परासरण का प से पानी यानी जल। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 10वीं कक्षा के आगे के वीडियो के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो और अच्छी जानकारी आपको मिले। कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।